नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कार टी सेल थेरेपी परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम सामने आए। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की आरंभिक पहचान एवं उपायों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक न्यायिक हिरासत में प्रत्येक दिन 5 लोगों की मौत हो जाती है। और किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के लागू होने के साथ ही नए दत्तक ग्रहण नियम समस्या उत्पन्न करने लगे हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संधारणीय और जवाबदेहीपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति को लाना है। मत्स्य पालन क्षेत्र ने भारत में लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रत्यक्ष आजीविका प्रदान की थी। इसके अलावा ये क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा, विदेशी मुद्रा आय आदि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको बता दें कि भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत पूरे विश्व के मत्स्य उत्पादन का लगभग 7.56% उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अम्ब्रेला योजना है। इस योजना के 2 अलग अलग घटक हैं। ये योजना सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मुख्य लक्षणों या उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है सतत, समावेशी और न्याय संगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना, विस्तार, तीव्रता, विविधीकरण आदि के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत बनाना। इसमें मछली उत्पादन के बाद इसके प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार शामिल है। इसके अलावा मछुआरों और मत्स्य पालक किसानों की आय दोगुनी करना, मछली उत्पादन के बाद के नुकसान को लगभग 10% तक कम करना और जलीय कृषि उत्पादकता में 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक सुधार करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2021-22 के दौरान 161.87 लाख टन का मछली उत्पादन हुआ और ये अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। कुल मछली उत्पादन में 74% योगदान अंतर्देशीय मत्स्य पालन का है और 26% योगदान समुद्री मत्स्य पालन का है। वर्ष 2021-22 से मत्स्य निर्यात से $7.76 बिलियन राजस्व की प्राप्ति हुई थी। ये अब तक की सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो 2 घटक हैं, एक तरफ जहां केंद्र प्रायोजित योजना घटकों के तहत लाभार्थी उन्मुख गतिविधियां शामिल हैं और गैर लाभार्थी उन्मुख गतिविधियां भी शामिल हैं, जबकि केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों को शुरू करने के प्रावधान के साथ साथ सरकार और सरकारी संस्थाओं को सहायता दी जाती है। कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कार टी सेल थेरेपी परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। ये पहली बार है जब कार टी उपचार पद्धति का भारत में रोगियों पर परीक्षण किया गया है। ये पद्धति आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत वित्त पोषित किया गया है। एनबीएम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायरेक की पहल है। कार टी उपचार प्रतिरक्षी टी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित करने का एक तरीका है। संपादित टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट कर देती है। टी कोशिका एक तरह की श्वेत रक्त कोशिका है जो बाहरी रोगजनकों पर हमला करती है। टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है, फिर उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर बदल दिया जाता है। इससे उन्हें विशेष कैंसर कोशिका एंटीजन की बेहतर पहचान करने में मदद मिलती है। कार टी कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। कार टी उपचार के कई लाभ हैं। ये मौजूदा उपचार प्रणालियों रोगियों के जीवन को कुछ वर्षों या महीनों तक बढ़ा देती हैं। कार टी तकनीक कैंसर के कुछ प्रकारों का इलाज करने में भी सक्षम है। कीमोथेरेपी के विपरीत कार टी किसी एक रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है। इससे कैंसर के उपचार में कम समय लगता है और रोगी तेजी से ठीक होता है। कार टी सेल थेरेपी की बात करें तो इसमें टी कोशिका की प्राप्ति के लिए रोगी के शरीर से रक्त लिया जाता है और उसमें से ही टी कोशिका ली जाती है।
फिर उसके बाद में प्रयोगशाला में कार्टी कोशिका का निर्माण किया जाता है। कार्टी कोशिकाओं का लाखों की संख्या में निर्माण होता है और फिर कार्टी कोशिकाओं का रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इस तरह से कार्टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। कैंसर कोशिकाओं में एंटीजन होता है और ऐसे में कार्टी कोशिकाएं उन एंटीजन्स पे काम करती हैं। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की आरंभिक पहचान और उपायों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर अपने सर्वेक्षण के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण से जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं उसके तहत बताया गया है कि स्कूली छात्रों में तनाव और चिंता के प्रमुख कारक परीक्षा, इसके परिणाम और अपने सहपाठियों के प्रदर्शन का दबाव है। जैसे जैसे छात्र माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्तिगत और स्कूली जीवन में उनकी संतुष्टि कम होती जाती है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे स्वास्थ्य के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य छात्रों के समग्र विकास और पोषण के लिए बुनियादी आधार बनाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बल देती है। इन दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि स्कूलों को मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति स्थापित करनी चाहिए। इसमें शिक्षक और अभिभावक शामिल होने चाहिए। ये समिति मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करेगी और साथ ही उचित वार्षिक स्कूल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना बनाएगी और इसे लागू करेगी। स्कूलों में व्यवहार बदलाव, मादक द्रव्यों के सेवन और स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्तियों आदि की पहचान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। लगाव से जुड़े मुद्दों, अलगाव संबंधी मानसिकता, स्कूल जाने से इनकार जैसे लक्षणों के छात्रों में शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बदलते समाज में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसीलिए कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे कि छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चिंताओं की निगरानी के लिए कार्य समूह गठित किया है और सहयोग यानी कि बच्चों के मानसिक कल्याण के लिए मार्गदर्शन नाम से लाइव संवाद सत्र आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार न्यायिक हिरासत में प्रत्येक दिन 5 लोगों की मौत हो जाती है। एनएचआरसी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में दर्ज मामलों के अनुसार कम से कम 17,146 लोगों की न्यायिक या पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है। हिरासत में हिंसा का मतलब है मुख्य रूप से पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में हिंसा से। मौत के अलावा बलात्कार और यातना हिरासत में हिंसा के 2 अन्य रूप हैं। हिरासत में होने वाली मौतों के मुख्य कारण हैं अपराध नियंत्रण के लिए जनता की अवास्तविक अपेक्षाएं दबाव का कार्य करती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली विफल साबित हुई है। पुलिस बल में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का अभाव है और संसाधनों की कमी है। दरअसल हिरासत में हिंसा को रोकने में आने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि कठोर कानून की कमी है, क्योंकि भारत में अब भी हिरासत में हिंसा को आपराधिक नहीं बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस की जवाबदेही की कमी है। साथ ही गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कमजोर है और यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की भारत ने अभी तक अभिपुष्टि नहीं की है। सरकार ने हिरासत में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। संवैधानिक सुरक्षा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। कानूनी सुरक्षा भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत सुरक्षा प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस स्टेशनों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय आदि सहित अन्य सभी एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। हिरासत में हिंसा रोकने के प्रमुख सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि डीके बसु के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिए गए 11 सूत्रीय दिशा निर्देशों को तुरंत लागू करने की जरूरत है। भारत के विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट के सुझावों को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा संदिग्धों से पूछताछ करने वाले जांच अधिकारियों को आधुनिक और गैर जबरदस्ती के तरीके अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पुलिस कस्टडी का मतलब है किसी व्यक्ति का लॉकअप में बंद रहना या फिर किसी अधिकारी के अधीन हिरासत में होना, जबकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि कोई व्यक्ति न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में है और वो केंद्रीय या राज्य सरकार की जेल में बंद है।
अगली खबर बाल अधिकारों से जुड़ा है। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के लागू होने के साथ ही नए दत्तक ग्रहण नियम समस्या उत्पन्न करने लगे हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 तथा इससे जुड़े आदर्श किशोर न्याय नियम 2021 के तहत दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को अदालतों से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करना अनिवार्य किया गया है। अदालतों से मामलों के स्थानांतरण के पीछे मुख्य उद्देश्य दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाना है। अदालतों में दत्तक ग्रहण से संबंधित बहुत अधिक मामले लंबित हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि न तो न्यायाधीशों को और न ही डीएम्स को बदले हुए नियमों के बारे में पता है और यही कारण है कि इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। आपको बता दें कि भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया 2 कानूनों द्वारा शासित होती है। सबसे पहला है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी हामा। ये विधि और न्याय मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है और ये केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म पर लागू होता है। और दूसरा है किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। कारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। ये संस्था दत्तक ग्रहण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। साथ ही इसे देश के भीतर और भारत से अन्य देशों में दत्तक ग्रहण को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है। हामा यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एक दत्तक होम समारोह या गोद लेने का करार या अदालत का आदेश अपरिवर्तनीय दत्तक ग्रहण के अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड यानी FIF स्थापित किया गया है। इसमें भारत सहित कई देशों की वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इसकी मेजबानी विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से की जाएगी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड कई तरह से काम करेगा। ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों में PPR क्षमता को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करेगा। ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करेगा। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड पशुजन्य रोग निगरानी, प्रयोगशालाओं, आपातकालीन संचार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता आदि जैसे क्षेत्रों में PPR क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ये भारत में चीतों के पुनर्वास पर बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1972 में दिल्ली में की गई थी। इसे भारत की स्वतंत्रता के रजत जयंती समारोह के दौरान स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 1978 में जनता के लिए खोल दिया गया था। NMNH पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य अपने संग्रह, प्रदर्शनियों और गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला टॉपिक है रबड़ के बागान। केरल के रबड़ बागान कीमतों में गिरावट के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। केरल भारत में रबड़ के बागानों में अग्रणी राज्य है। केरल और तमिलनाडु में कुल रबड़ का 81% उत्पादन होता है। इसके अलावा रबड़ उत्पादक अन्य राज्यों में त्रिपुरा, असम, मेघालय और ओडिशा भी शामिल है। रबड़ को लेटेराइट या दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए 2000 से 4500 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त है। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% होनी चाहिए। प्राकृतिक रबड़ का उपयोग चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल दस्ताने, विमान और कार के टायर, पेसिफायर आदि बनाने में किया जाता है। रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य रोग है। ये लाइसा वायरस कुल के विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। ये वायरस कई स्तनधारियों में पाया जाता है। ये वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को लक्षित करता है और अंत में मस्तिष्क में रोग का कारण बनता है और इससे मृत्यु भी हो जाती है। 99% मामलों में पालतू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज वायरस के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेबीज एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में इसके मामले पाए जाते हैं। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की एक खुराक के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन का एक कोर्स रेबीज को रोकने में मदद करता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वायरस के खिलाफ लोगों या घोड़ों से प्राप्त रेबीज एंटीबॉडी है। कोर्सेज ऑन लॉजिस्टिक सेक्टर
सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है। इन विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम में लॉजिस्टिक पर प्रासंगिक कोर्स मॉड्यूल को शामिल किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर लॉजिस्टिक एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर पर्याप्त पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार करना है। मोटे तौर पर लॉजिस्टिक सेक्टर के तहत व्यापार, परिवहन और वाणिज्य के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसमें किसी वस्तु की निर्माण प्रक्रिया के पूरा होने से लेकर उसे उपभोग के लिए वितरित करने तक के सभी पक्ष शामिल होते हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 13% है और इसका वैश्विक औसत लगभग 8% है। ये देश भर में लगभग 22 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और आइए अब बात करते हैं बादल फटने की घटनाओं के पूर्वानुमान से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। 1 घंटे में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक मात्रा में होने वाली वर्षा को बादल फटने की घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके पूर्वानुमान में कई चुनौतियां हैं। दरअसल बादल फटने की घटना के लिए जिम्मेदार क्यूमुलोनिम्बस बादल अतिशीघ्र विकसित हो सकते हैं। मॉनसून मौसम प्रणाली से संबंधित उपग्रहों के वर्षा संबंधी रडारों का रेजोल्यूशन बादल फटने की घटनाओं के किसी विशेष क्षेत्र से छोटा होता है। एक से ज्यादा डॉपलर वेदर रडार गतिमान बादलों की बूंदों की निगरानी कर सकते हैं और अगले 3 घंटों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा महंगे हैं और अव्यवहारिक हैं। जीपीएस आधारित टोल प्रणाली। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए फास्टैग के स्थान पर एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस आधारित टोल प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फास्टैग टोल भुगतान के लिए प्रयुक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID निष्क्रिय टैग प्रणाली है। नई प्रणाली के तहत वाहनों की राजमार्गों पर आवाजाही को ट्रैक करने के लिए उनमें एक डिवाइस लगाया जाएगा और इस नई प्रणाली के तहत तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर टोल वसूला जाएगा। इसमें वर्तमान टोल प्लाजा पर निःशुल्क शुल्क भुगतान व्यवस्था जैसी व्यवस्था नहीं होगी। इससे टोल शुल्क में कमी आ सकती है और साथ ही देश भर में टोल प्लाजा की भूमिका भी समाप्त हो सकती है। YD-12653 यानी तारागिरी हाल ही में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत 5वें युद्धपोत तारागिरी को लॉन्च किया गया है। इसका नाम गढ़वाल में अवस्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत बेहतर स्टील सुविधाओं, अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से युक्त है। ये P-17 फ्रिगेट्स शिवालिक श्रेणी के उन्नत संस्करण है। प्रोजेक्ट 17A पोतों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने घरेलू रूप से डिजाइन किया है। प्रोजेक्ट 17A पोतों के उपकरण और सिस्टम के लिए 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल, इनका जन्म 1921 में हुआ था और इनका निधन 2022 में हुआ है। बीबी लाल ने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल से जुड़े स्थलों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। उन्होंने सिंधु गंगा मैदान और ऊपरी यमुना गंगा दोआब में अनेक चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों की खोज की थी। उन्होंने वर्ष 1968 से वर्ष 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा उन्होंने कई यूनेस्को समितियों में भी कार्य किया था। श्री लाल ने 1970 के दशक के मध्य में अयोध्या स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभों की खोज की थी, जहां वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है। श्री बीबी लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बीबी लाल की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द सरस्वती फ्लो ऑन, द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, रामा, हिज हिस्टोरिसिटी, मंदिर एंड सेतु, एविडेंस ऑफ लिटरेचर, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेज आदि। इनके व्यक्तिगत मूल्य हैं समर्पण और बौद्धिकता। और अंतिम महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त टॉपिक है पर्वत प्रहार अभ्यास। पर्वत प्रहार अभ्यास के तहत भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों में अभियान संचालित करने के अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।